ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक इसराइली अखबार को इंटरव्यू देते हुए साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि इसराइल एक हकीकत है, पाकिस्तान को उससे सिफारती ताल्लुकात कायम करने चाहिए। इसी खबर पर हम बात करेंगे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से। परवेज मुशर्रफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या इसराइली अखबार ने आपसे कुछ ऐसी बातें मंसूब कर दी हैं जो आपने नहीं कही थी? नहीं, मैंने ये जिस तरीके से आपने अभी पढ़ा है उस तरीके से मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त सिफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ हमारी नहीं हो सकते हैं और होने भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि मेरी बिलीफ, मैं समझता हूं, मेरी सोच ये है कि मुल्कों के साथ ताल्लुकात में एक्सट्रीम व्यूज नहीं होने चाहिए। एक एक्सट्रीम ये है कि आपने ऐसी मोहब्बत रखी किसी मुल्क से, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। दूसरी ये है कि उनसे इतनी दुश्मनी रखी हुई है। बीच का रास्ता बेहतरीन रास्ता होता है। दुश्मनी किसी से नहीं लेनी चाहिए ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अब इसराइल का जहां तक ताल्लुक है, जूइश कम्युनिटी की दुनिया में बहुत इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, मीडिया पे इन्फ्लुएंस है। तो उनसे खामा की दुश्मनी लेने से ये होता है कि वो फिर हमारे अगेंस्ट चलते हैं। तो ये मेरी सोच है। तो लिहाजा मैंने ये जरूर कहा, अब मैं आता हूं कि जैसे जैसे पैलेस्टीनियन डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन की तरफ डिस्कशन होती हैं और आगे चलती हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान को अपना डिप्लोमेटिक स्टांस को रिव्यू करते रहना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए। क्योंकि मेरी बिलीफ ये भी है कि बहुत से अरब मुल्क हैं जिन्होंने उन्हें रिकग्नाइज भी किया हुआ है, तुर्की ने भी रिकग्नाइज किया हुआ है। जिन्होंने नहीं रिकग्नाइज किया वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा मुशर्रफ साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टांस है वो क्या इस वक्त दुश्मनी पर मबनी है? से मिलकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान का इस वक्त डिप्लोमेटिक स्टांस है, क्या आप समझते हैं वो दुश्मनी पर मबनी है? हाँ जी, हाँ, काफी हद तक इसराइल से हमारी हमेशा ही एक दुश्मनी के हद तक हम रखा हुआ था हमने। लेकिन मेरे जमाने में हमने कुछ मॉडिफिकेशन की उसमें, जिसमें कि आपको याद होगा कि मैंने तुर्की के प्रेसिडेंट को टेलीफोन करके रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इसराइल और पाकिस्तान को मिलवा दें टर्की में। और वो मिले थे, खुर्शीद कसूरी साहब गए थे और इसराइली फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे। क्योंकि इसमें ये याद रखना चाहिए, मिलने का फायदा ये होता है, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, इस्लामी मुल्क। अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, पैलेस्टीनियन डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन में अगर हमने कुछ किरदार अपना प्ले करना चाह रहे हैं, तो हमें बात करनी पड़ेगी। हमें एक अपने रवैये में ऐसी दुश्मनी होनी कि हम उनसे बिल्कुल बातचीत ही करने को ना तैयार हो, तो फिर हम रोल भी नहीं प्ले कर सकते। तो ये मेरा बात है, एक दानिशबंदी का तकाजा ये है कि एक मिडिल पाथ लिया जाए, ना किसी से दुश्मनी रखो, ना किसी की झोली में जाकर बैठ जाओ। अच्छा मुशर्रफ साहब, आपने कहा कि कुछ अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम भी किया है, तो अगर आपकी पॉलिसीज कंटिन्यू रहती या आप रहते तो क्या इसराइल को तस्लीम कर लिया जाता? और करंटली आप बताइएगा, क्या पाकिस्तान के अवाम और पार्लियामेंट इसराइल के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने के ख्वाह हैं? मेरा अगर होता तो मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें पैलेस्टीनियन इसराइली डिस्प्यूट को सॉल्व कर रेजोल्यूशन की तरफ। वो ये था कि नॉन अरब मुस्लिम स्टेट्स 4, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, उनको शामिल करना चाहिए पैलेस्टीनियन डिस्प्यूट की पार्लेज में, डिस्कशन में जो हो रहा है। और दूसरी तरफ से अमेरिका की जगह यूरोपियन यूनियन और उनके सेक्रेटरी जनरल सोलाना साहब को शामिल होना चाहिए ताकि हम इसकी रेजोल्यूशन कर सकें। ये मैंने इनिशिएटिव लिया था और इस सिलसिले में मैंने फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलवाया भी, ताकि हम एक दुनिया में किरदार पेश कर सकें और इस्लामी ममलिकतों में, इस्लामी दुनिया में पैलेस्टीनियंस के लिए हम कुछ अपना, पाकिस्तान की तरफ से हम कुछ किरदार पेश करें। ये मकसद है। ये एक रुतबा फिर होता है मुल्क का, दुनिया में बढ़ता है। तो वो तो मैं करता जरूर, लेकिन जहां तक रिकग्निशन है, अगर पैलेस्टीनियन डिस्प्यूट की हल हम कर देते तो फिर बिल्कुल मैं इसमें हक में था
کہ ہم پھر ریکگنائز بھی کر لیں، اگر پیلسٹینین ڈسپیوٹ ہی ہم ختم کر دیں اور پیلسٹائنی اسرائیل کو ریکگنائز کر لے اور دوسرے ملک بھی ریکگنائز کر لیں مسلم ملک، تو پھر ہم آگے سوچ سکتے ہیں کہ ان کو سفارتی تعلقات رکھے جائیں ان کے ساتھ یا نہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی اسرائیلی اخبار کو انٹرویو کی، اب آپ کی وطن واپسی کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایف آئی اے کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وطن واپس آئیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، کوئی وارنٹ اس کے لیے درکار نہیں ہے۔ کب واپس آ رہے ہیں آپ پاکستان؟ وہ میں کل جلسہ ہے اس میں میں بتاؤں گا، لیکن جہاں تک گرفتاری وغیرہ کا تعلق ہے اب اس میں میری لیگل ٹیم ہے وہ دیکھ رہی ہے اور اللہ بہتر کرے گا، دیکھتے ہیں جی۔ لیکن مجھے یقین ہے دل میں کہ کوئی میں نے ایسی چیز نہیں کی ہے، مجھے خواہ میں پولیٹیسائز کیسز میں ملوث کیا گیا ہے، ان میں کوئی حقائق نہیں ہے، یہ پولیٹیسائز کیسز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا مشرف صاحب، ذرائع یہ خبریں بھی دے رہے ہیں، یہ افواہیں بھی گرم ہیں کہ آپ کچھ ممالک سے گارنٹیز لے کر آ رہے ہیں کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا وطن واپسی پر، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں جی، میں کسی سے گارنٹیز وغیرہ کا نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ دیکھیں میں کسی غیر ملک دوسرے باہر کے ملکوں سے یا پھر ایون میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی یا آئی ایس آئی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر میں نے نہیں اپنی پالیٹکس کرنی ہے، میں نے پالیٹکس کرنی ہے عوام کے زور پہ، تو میں کسی اور کے کندھوں پہ بیٹھ کر میں نے نہیں کرنی، تو اس لیے میں بالکل کوئی گارنٹیز وغیرہ بغیر ہی آ رہا ہوں۔ اچھا، آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے، جس طرح پی ٹی آئی کا جلسہ ہم نے دیکھا، میدان بھرا ہوا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جلسے میں بھی اتنی ہی حاضری ہوگی لوگوں کی؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے امید ہے ہوگی۔ اب کل جلسہ ہے، اس کو آپ دیکھیں کتنے ہوتے ہیں، خود دیکھیں آپ لوگ۔ مجھے امید ہے کہ جیو اسے کور کرے گا، آپ جائے کر خود دیکھیں اور ایک ریئلسٹک ایسٹیمیٹ دیں پھر۔ اور یہ میرے بغیر ہے، یہ جلسے کو یہ بھی یاد رکھیں میں نہیں ہوں وہاں، جب میں ہوں گا ادھر تو میرے خیال میں سچویشن کافی فرق ہوگی۔ بہت شکریہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم سے بات کی۔